स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स देखो कि यहाँ पर बीपीएससी के जो रियल क्वेश्चन पेपर है मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए, जो अभी हाल ही में हुआ था फेज 1 का जो वैकेंसी थी। तो इसमें देखो फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट्स का आप में से जिन फ्रेंड्स का नहीं हो पाया है फेज 1 वाली वैकेंसी में, तो बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दुख मैं समझ सकता हूँ कितना दुख होता है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो असफल हुए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगली जो फेज 2 की वैकेंसी है, इसमें अब की बार नहीं चूकना है। यानी कि जो बीपीएससी का जो पेपर है, नेक्स्ट जो आने वाली है वैकेंसी सेकंड वाली, उसमें आपको नहीं चूकना है, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से प्रीवियस जो पेपर हैं, जो इसके फेज 1 में वैकेंसी हुई थी, उसका मैं रियल पेपर लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेवल क्या रहता है और किन किन टॉपिक पर आपको फोकस करना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आने से ही जॉब नहीं मिल जाती है, हमें उन चीज़ों को पढ़ना है जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो यही मैं आज बीच बीच में आपको बताता जाऊँगा, और एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार होते जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम और भी एक्स्ट्रा जानकारी देते जाएंगे और फिगर भी हम समझते जाएंगे फिगर से कि यहाँ पर किस बारे में बताया गया है, उसको और डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर जीएस जो है वो काफ़ी अच्छी खासी तैयार होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन दबा दें। तो उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 81 है, क्योंकि 80 तक के क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में करा चुके हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको बता दिया। अब देखो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। यानी कि काकरापार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। लेकिन ये है किस राज्य में? तो अब आपको ये नहीं कहना है कि यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको हम क्यों पढ़ें, ये आप गलती कर जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये है कहाँ पर, हमें ये जरूर याद रखना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आज हट जाएगा, वो हर उसी राज्य में रहेगा हमेशा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में। अब देखते हैं इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को देखने में कैसा लगता है, फिगर समझते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, बहुत भारी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है, और यहाँ पर देखो ये नदी के किनारे स्थित है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये बिजली का उत्पादन होता है, बड़े बड़े से चिमनीज लगी हैं, इससे भाप ऊपर की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कितना बड़ा संयंत्र है। तो यही है यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी बात हो रही है, काकरापार। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज है कि अब यहाँ पर हमें और भी चीज देखनी। तमिलनाडु की अगर हम बात कर लें, तो तमिलनाडु की जो सीएम है वो कौन है, ये है एमके स्टालिन। ठीक है, समझ गए होंगे। एमके स्टालिन जो है वो है तमिलनाडु के सीएम। और वहीं अगर हम बात कर लें नीचे गुजरात की, जो कि राइट आंसर था, तो गुजरात के सीएम कौन है, तो ये है भूपेंद्र पटेल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। अगला देखो महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें, तो महाराष्ट्र के सीएम है यहाँ पर एकनाथ शिंदे। तो हम कहेंगे ये हैं एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के सीएम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रामगढ़ बिसधारी, जिसे 22 मई 2022 में बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया, भारत के किस राज्य में है? तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रामगढ़ जो बिसधारी है बाघ अभयारण्य, वो है कहाँ पर, किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान में, और राजस्थान का एक जिला पड़ता है वहां पर बूंदी। ठीक है, बूंदी जिले में ये स्थित है राजस्थान के। वही फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें, राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान के अगर सीएम की हम बात कर लें, तो राजस्थान के सीएम कौन है, ये हैं अशोक गहलोत। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो अशोक गहलोत जो हैं वो यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि राजस्थान की कैपिटल क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है? तो बॉक्साइट की जो एक इंपॉर्टेंट खदान है जो कि फेमस है, तो वो कौन सी है, इनमें से हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरापुट, जो है ये एक फेमस बॉक्साइट की खदान पड़ती है। ये है कहाँ पर, तो ये है यहाँ पर उड़ीसा में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ये है यहाँ पर उड़ीसा में। नीचे देखो यहाँ पर सुंदरगढ़ दिया है, तो सुंदरगढ़ भी एक जिला है कहाँ का, उड़ीसा का। ठीक है, तो लेकिन राइट आंसर हो जाएगा कोरापुट। अगर फ्रेंड्स खेतरी की बात करें, तो ये कहाँ पड़ता है, ये है राजस्थान में। खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में, जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि तांबे की जो सबसे बड़ी खदान है यहाँ पर, वो क्या है, खेतड़ी, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और
किरुबुरी, ये खदानों के नाम है, आप ये भी याद रखना। नोवामुंडी और किरुबुरी खदानें जो हैं वो कहाँ पर हैं, किस राज्य में स्थित हैं, तो ये हैं यहाँ पर झारखंड में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर हम वहीं पर बात कर लें थोड़ी देर के लिए कि बात हो रही कर्नाटका की, तो कर्नाटका के जो सीएम हैं वो कौन है, तो ये हैं सिद्धारमैया, ठीक है। सिद्धारमैया हैं यहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। और आपको पता होगा कर्नाटका की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है बेंगलुरु, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजों में गलती हो जाती है। अगला है छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, तो छत्तीसगढ़ गढ़ के जो सीएम है वो कौन है, तो ये है भूपेश बघेल, ये भी आपको याद रखना है। और अगर इस छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये क्या है, ये है रायपुर, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। अगला देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है इस पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, यानी कि टाइप्स बताना है कि किस टाइप की जो वन है, जंगल हैं वो पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये दिखते कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते कैसे हैं, देखते हैं इमेज में। अब देखो फ्रेंड्स ये है सदाबहार वन, ठीक है। सदाबहार ये वन है, आप समझ जाना। अब देखो कितने हरे भरे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, कितना घना जंगल है यहाँ पर कि नीचे अंधेरा सा छाया रहता है, इतने घने जंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो सदाबहार वन यही है जो हमेशा हरे भरे दिखते हैं, तो आप समझ गए होंगे। इसमें से देखो यहाँ पर क्या है कि शेर वगैरह भी पाए जाते हैं या अन्य टाइप के जो जानवर हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। वहीं अगर हम फ्रेंड्स बात कर लें कि जो मैंग्रोव वन होता है वो क्या होता है, तो इसको देखते हैं मैंग्रोव वन दिखता कैसे है। तो देखो ये होते हैं मैंग्रोव वन, आप देख पा रहे होंगे ऐसे होते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी की बहुत दूर दूर तक फैली होती है। देखो ये भी जो दिख रहे हैं ना, ये पानी के नीचे तक फैली होती है। इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं, केकड़ा जिसको बोलते हैं। तो केकड़ा वगैरह भी होते हैं दलदली मिट्टों में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो पानी पर, नमी पर रहने वाले, दलदली मिट्टी पर रहने वाले ये पेड़ पौधे होते हैं मैंग्रोव वन। अब सुंदरबन का डेल्टा जो है यहीं का डेल्टा है, इसी में ये सारे हैं, तो ये पूरा एरिया ही उसका कहलाता है। अब देखो जैसे इस फिगर में, तो यहाँ पर क्या है, ये पूरी की पूरी दलदली मिट्टी है, यहाँ पर एरिया है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे केकड़ा रहते हैं, ऑक्टोपस रहते हैं। तो इनको क्या करते हैं ये लोग, यहाँ रहने वाले जो है मछुआरे हैं तो मछली पकड़ते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर दलदली मिट्टी में भी आते हैं, केकड़े पकड़ते हैं। तो आप जानते हैं केकड़ा कितना महंगा बिकता है, तो यहाँ पर केकड़े पकड़ पकड़ कर इनकी रोजी रोटी चलती जाती है, ठीक है। और इसके जंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं, रहते क्या है, मतलब कि आते हैं जैसे लकड़ी वगैरह बीनने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर वो लकड़ी बीन कर बेचते हैं, अपने ईंधन के काम आते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहाँ से जीवन यापन चलता है बहुत सारे लोगों का जो आसपास के रहने वाले होते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है शुष्क पर्णपाती वन, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं होते क्या है। अब देखो ये होते हैं शुष्क पर्णपाती वन। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या होता है कि इतनी सारी पत्तियां गिरी होती हैं, क्योंकि इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं साल भर एक ही नहीं रहती, इनकी पत्तियां गिर जाती हैं अपने मौसम के हिसाब से। तो ये पर्णपाती होते हैं, यानी कि अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो देखो नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर पत्तियां गिर जाती हैं और जमीन जो होती है पूरी इनकी पत्तियों से ढक जाती है, ऐसे करके। तो ये होते हैं पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, बोला जा रहा है NFSM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि यहाँ पर NF और SM के फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। N से हो जाएगा नेशनल, F से हो जाएगा फूड, S से हो जाएगा सिक्योरिटी और M मिशन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर पानी भी नहीं मिलेगा उसको, सूखा होगा तो भी वो फसल हो जाएगी, और कोई भी मौसम यानी कि ज़्यादा गर्मी भी पड़ जाएगी तो भी उसको सह जाएगा। ऐसा कौन सा पौधा है, कौन सी फसल है, तो ये फ्रेंड्स बाजरा की फसल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो फसल होती है चावल की और बाजरे की, इन दोनों फसल को हम कहते हैं यहाँ पर खरीफ। क्या बोलते हैं, ये हो दोनों होती हैं खरीफ की फसलें। और खरीफ की फसल होती है फ्रेंड्स अप्रैल से लेकर के यहाँ पर जून तक, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ सकता है कि खरीफ की फसल का ड्यूरेशन क्या होता है, किस महीने से किस महीने तक होती है, तो अप्रैल से जून तक होती है। वहीं अगर हम बात कर लें यहाँ पर गेहूं की, तो जो गेहूं होती है वो आती है रबी की फसल पे, और रबी की फसल जो होती है यहाँ पर ये बोई जाती है
कुल मिला के ये जो होती है सर्दियों में होती है, तो इसका जो टेन्योर होता है यानी कि जो कार्यकाल होता है ये अक्टूबर से लेकर के फ्रेंड्स अक्टूबर या नवंबर भी दिया होगा तो अक्टूबर नवंबर से दे करके होता है फरवरी मार्च तक होता है। ठीक है, रबी की फसल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? यानी कि जो शिवालिक पहाड़ी है उसका दूसरा नाम है अबोर, लेकिन ये नाम कहाँ पर बोला जाता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो ये होती कैसे शिवालिक पहाड़ियां, इनको देख लेते हैं। देखो ये है यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियां, ये आप जो देख पा रहे होंगे ये सारी की सारी शिवालिक पहाड़ियां हैं जिनका जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित करा है? किसको? भूगोल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हेटनर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जल्दी से याद नहीं होते हैं, तो कई बार आप एक बार फिर भी इसको देख लेना, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि जो ज्वालामुखी आती है ऊपर फटती है उसका कारण क्या है? तो देखो गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है, ये बात भी सही बोला जा रहा है, क्योंकि जब वहां पर नीचे की तरफ यानी कि हमारी जो अर्थ है यहाँ पर जब गलनांक कम हो जाता है तो मैग्मा की उत्पत्ति हो जाती है। भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति भी होती है। तो यहाँ पर देखो जब ये गर्म हो जाता है नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ का जो गैस है, जो वाष्प है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है जिससे कि ये ऊपर की चट्टान जो होती है फट जाती है, और फटने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलने लगती है ऐसे करके ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो इस वजह से हम यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा डी, क्योंकि ऊपर युक्त में से एक से अधिक राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, कास्ट स्थलाकृत की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जो इसकी विशेषता है ये हो जाएगा भूमिगत गुफाएं होती हैं, डोलाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो ये होती है यहाँ पर भूमिगत गुफाएं, तो जमीन के नीचे जो गुफाएं देखो ये वाली ये बनी है, इधर बनी है, ये सारी दिख रही, ये भूमिगत गुफाएं होती हैं। अब देखो यहाँ पर अगली स्लाइड में भी देख लो, ये भूमिगत होती हैं, जमीन के नीचे बनी हुई है। देखो ये सारी की सारी जो गुफाएं आपको दिख रही है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये इसके नीचे है जमीन के, तो ये सारी की सारी भूमिगत गुफाएं होती हैं जिनको हम कास्ट बोल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? यानी कि कौन सी ऐसी जो पवन प्रणाली है, सिस्टम है जो विंड का, उसमें से कौन सी दबाव के कारण चेंज हो जाती है? तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका मानसून, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दबाव की पेटी को क्या कहा जाता है? यानी कि 60 डिग्री जो अक्षांश है उस पर निम्न दबाव की जो पेटी है, कहाँ पर? दोनों गोलार्धों की बात हो रही है, उत्तरी और दक्षिणी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पर्वतीय वर्षा का कारण क्या होता है? तो पर्वतीय वर्षा जो होती है पर्वतों पर, उसका कारण है पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये पहाड़ है, कोई पर्वत है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ की जो वायु होती है ये ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठने के बाद क्या होता है यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और ये जमा हो जाती है। जब ये ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने के बाद ये बरसने लगती है, तो यही हमारा क्या है? पर्वतीय वन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखता है या बनाए रखने में मदद करता है? तो ये करता है वैश्विक तापमान, जो पूरे विश्व का तापमान है, टेम्परेचर है, उसको संतुलित रखता है, तो ये सही है। वायुमंडलीय दबाव संतुलित होता है, तो ये भी सही है यहाँ पर। और महासागर लवणता संतुलन जो होता है, उसमें नमक की जो मात्रा है वो संतुलित रहती है, बैलेंस रहती है, ये भी इसका राइट आंसर है। तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से ये तीनों हैं तो एक से सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है आज का नेक्स्ट, पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं? यानी कि पूरी दुनिया भर के जो महासागर हैं उनके नीचे समुद्र के पर्वतों की एक श्रृंखला है, लेकिन उसके कहने का मतलब है कि जो समुद्र है उसके नीचे भी पहाड़ पाए जाते हैं, उन पहाड़ों को हम कहते क्या हैं? तो देखो यहाँ पर खान्या, तो खान्या भी नहीं बोलते हैं, सीमाउंट, सीमाउंट भी नहीं बोलते हैं, और अगाध मैदान जो है उसको भी हम यहाँ पर
अगाध मैदान भी नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं इसको कटक, यानी कि भूमध्य सागर के जो कटक होते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पर पहाड़ियाँ जो होती हैं। अब देखो यहाँ पर ये है अंडर वाटर जो पहाड़ होते हैं, यानी कि ये समुद्र की पूरी सतह, देखो ये गोताखोर लोग हैं यहाँ पर टहल रहे हैं। अब देखो ये जो पहाड़ है ये पानी के पूरी तरह से नीचे है, यानी कि पहाड़ पानी के अंदर ही है। तो ये जो पहाड़ होते हैं ये इनकी बात हो रही है कि इन पहाड़ों को हम क्या कहते हैं, जो कि फैली हुई श्रृंखला है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय कटक के नाम से इनको हम जानते हैं। क्या तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ, क्या आपने अभी तक समुद्र में नहाया है या समुद्र को देखने गए हैं, उसके पानी को रियल में जाकर के वहाँ पर टच करा है? तो अगर आप गए हैं समुद्र में विजिट करा है कभी, तो क्या-क्या आपको देखने को मिला है? तो अगर गए हैं तो आपको यस या नो ज़रूर लिखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, करियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? तो देखो ये उनकी गति को बढ़ाकर नहीं करता है, उन्हें सीधी रेखा में चलने के लिए प्रेरित नहीं करता है, विक्षोभ और भंवर पैदा करके जरूर करता है। तो यहाँ पर ये कहेंगे विक्षोभ और भंवर पैदा कर देता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी जो धाराएं हैं वो एक साथ ऐसे-ऐसे करके घूमने लगती हैं और बहुत तेजी से बादल भी बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि यहाँ पर जो बीपीएससी ने दिया था तो हमारे हिसाब से होना चाहिए सी वाला, लेकिन बीपीएससी ने जो दिया था वो दिया था उपरोक्त में से एक, कोई नहीं। तो आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को देख लीजिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? अगर हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ही जलाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ऊष्मा मिल सके। तो इससे होता क्या है? तो देखो इससे जो होता है यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन-कौन से दिए गए हैं। तो इसमें से देखो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, तो ये हमें पता होगा, ग्रीन हाउस गैस का भी उत्सर्जन होता है। ओजोन परत का क्षरण होता है, क्योंकि जब ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो CO2 हैं वो अगर उत्पादित होंगी तो ओजोन लेयर जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। अगला देखो सी नंबर पे वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, तो देखो ये भी चेंज हो जाता है क्योंकि वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से जलवायु जो है वो भी इधर-उधर हो जाएगा, यानी कि वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस वजह से तीनों सही हैं और लास्ट में हम कहेंगे जब तीनों सही हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप नए-नए पार्ट्स देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लेना। जो नेक्स्ट पार्ट है पिछले वाले वो सारे के सारे मिल जाएँगे वहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो फ्रेंड्स आप लाइक नहीं करते हैं, ये भी शिकायत रहती है, तो आप कम से कम एक लाइक कर दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आपको लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।